तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ की भी नहीं सुना। जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। जले हुए लोग भाग रहे थे सड़क पे, मैंने ऐसा भी देखा है, और यहाँ उड़ उड़ के बंदों के हाथ पैर उड़ उड़ के यहाँ तक गिरे हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, दिल्ली धमाके के गुनहगारों और साजिश की तह तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। साथ ही हाई प्रोफाइल बैठकों का सिलसिला भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले अपने आवास पर हाई प्रोफाइल मीटिंग की। इसके बाद अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। सरकार ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर एनआईए को दिल्ली ब्लास्ट की जांच का जिम्मा सौंपा है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं आखिर क्या जानकारी है? दिल्ली बम धमाके और देश भर में सुरक्षा की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग करी और इस बैठक में यूनियन होम सेक्रेटरी, एनआईए के डीजी, एनएसजी के अधिकारी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। इस बैठक का मकसद यही था कि जो दिल्ली बम धमाका हुआ है उसकी वजहों को तलाशना और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश कितना तैयार है। इसके साथ आपको बता दें कि सोमवार देर शाम तकरीबन 7 बजे दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाके में अब तक कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वही पार्किंग है जहां पर हुंडई i20 तकरीबन 2 से 3 घंटे तक यहां पर थी और उसके बाद जब वो कार यहां से निकली तो दिल्ली लाल किले के पास में मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास जबरदस्त धमाका हुआ और धमाके की चपेट में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई नए और चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। इस धमाके के जो तार हैं वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद में ही जांच एजेंसियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था, उसको सीज किया था और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था और उन्हीं के तार अब इस धमाके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस धमाके के तार जो हैं वो पुलवामा और जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसी विशेषकर एनआईए इस पूरे धमाके की जो जांच कर रही है उसमें कई नए पहलू से और उसमें विस्तृत जांच कर रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी भूटान के दौरे पे भले है, लेकिन ये साफ तौर पे कहा है कि इस धमाके में जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया करेंगे समीर। और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने और जांच के काम में जुटी हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जरा देख लेते हैं। लाल किला ब्लास्ट में लगातार जांच तेज हो रही है और इस वक्त हम स्पॉट पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम किस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस को यहां से कलेक्ट कर रही है। एक बड़ी टीम है जो उस जगह पर खड़ी है जहां पर जो मानव अंग के टुकड़े गिरे थे या कार के परखच्चे उड़ के यहां पर आए थे, वहां पे अब जांच की जा रही है। और जो व्हाइट टेंट देख रहे हैं वो पूरा स्पॉट है। इस स्पॉट के जहां पे पहले आग लगी थी, ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद उसके जो गाड़ी के जो टुकड़े थे अलग अलग जगह पर जाके गिरे थे और जो वहां लोग थे उनके मानव अंग काफी दूर दूर जाके गिरे थे। तो यहाँ पे अब बड़ी टीम जो है वो फॉरेंसिक की आपको यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस उठाते हुए नजर आ रही है। और लगातार कल रात से जो फॉरेंसिक्स की टीम्स हैं उनका काम काफी अहम हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर पूरी जांच टिकी है। पुलिस का कहना है कि जो इस तरह का केमिकल इस्तेमाल हुआ है वो उस केमिकल में क्या क्या था, किस तरीके से केमिकल यहाँ पर आया था, ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है, इसकी पूरी जांच करना अभी बाकी है और उसके लिए फॉरेंसिक की रिपोर्ट आना बहुत जरूरी है। तो अब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे आपको नजर आ रही है। सीनियर जो फॉरेंसिक के अधिकारी हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम बल्कि एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी यहाँ कल पहुंची थी और यहाँ से लगातार साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। एनएसजी की टीम भी यहाँ पहुंची थी जिसने यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए थे। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेंसिक्स के जो अधिकारी हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो एविडेंस है उनको कलेक्ट कर रहे हैं और इन एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके बाद तय होगा कि केमिकल में किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था।
तो तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको ग्राउंड से दिखाई और दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान से पीएम मोदी ने 2 टूक मैसेज देकर आतंक परस्तों को साफ चेतावनी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा कि एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. चलिए, और इधर दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 40 के पार हो गया है। एजेंसियां इस अहम फैक्टर की जांच कर रही हैं कि विस्फोटकों से लदी कार पार्किंग में छोड़ किससे मिला था आतंकी उमर। जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि i-20 कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और उसी दिन कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। दुनिया भर में अब तक जितने भी फिदायीन हमले आत्मघाती बॉम्बर्स के द्वारा किए गए हैं, उनमें जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, ये पैटर्न देखा गया कि उन गाड़ियों की ओनरशिप बार बार बदलती रही है। राजधानी दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने हुए कार धमाके में भी कुछ इसी तरह की साजिश और प्लानिंग का पैटर्न जो है वो देखने में सामने आया। दरअसल जिस i-20 कार में धमाका होने के बाद आसपास बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचा और कई लोगों की जान गई और लोग घायल हुए, इस आतंकी धमाके में भी इस्तेमाल की गई i-20 कार की ओनरशिप कई बार बदली गई और यही वजह है कि इस मामले की जांच कर रही एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी और तमाम जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं, इस कार की ट्रैवल हिस्ट्री और इसकी ओनरशिप का पैटर्न पता लगाने में जुट गई हैं। जो जानकारी मिली, जब इस गाड़ी के बारे में जिक्र हुआ तो इस गाड़ी की ओनरशिप जो है वो सबसे पहले गुड़गांव के एक सलमान के नाम पर निकली, लेकिन सलमान ने अपने कागज दिखाया और पता लगा कि उसने ये गाड़ी जो है वो एक देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दी थी। देवेंद्र ने नदीम को बेच दी थी और नदीम ने ये गाड़ी उसके बाद पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेच दी थी। तो अब तक 4 लोगों द्वारा इस गाड़ी की ओनरशिप रखी गई और उसके कई बार ट्रांसफर हुए। एक बार का ऐसा भी इसमें वाकया सामने आया जब इस गाड़ी का फरीदाबाद में चालान भी हुआ था। सवाल ये कि ये गाड़ी फरीदाबाद क्या करने गई थी, क्योंकि फरीदाबाद में कल ही 3000 किलो के आसपास एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिलने के बाद ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या इसका फरीदाबाद के उस टेरर मॉड्यूल से भी कुछ लेना देना है। लेकिन ये देखा गया है कि इस तरह के फिदायीन हमले, जहां पर इस तरह के सुसाइड बॉम्बर्स चलती हुई गाड़ी जिसमें बम लगा होता है उसको लेकर कहीं टकराते हैं, ऐसी गाड़ियों की ओनरशिप को बार बार बदला जाता है ताकि जांच एजेंसियों को इस गाड़ी के असली मालिक और इसके पूरे इतिहास को निकालने में बेहद वक्त लगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। और हम खुद अस्पताल गए, जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ, उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं भी।